students, so welcome to online classes of Supreme 60, and today we are going to start our new chapter, which is thermodynamics. So far we have completed the thermometry, then we have done a brief of elasticity to understand the your thermal expansion, then we completed thermal expansion. After thermal expansion we completed the calorimetry. After calorimetry we completed the heat transfer, where conduction, radiation, as well as a brief of convection. Then what we have completed, then we have completed the kinetic theory of gases. So now we are at the last chapter, or the last part of the heat and thermodynamics, where we will understand some system, surroundings, some different kind of system, processes and engines. Okay, so let's start from the system itself. What is system? सिस्टम क्या है? जब कभी भी हम बात करते हैं सिस्टम की, सिस्टम हमारा वो पार्ट है विच इज अंडर कंसिडरेशन, मतलब जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में हम कुछ समझने वाले हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम. एंड अदर देन द सिस्टम, द एवरीथिंग इज कॉल्ड सराउंडिंग. ओके, सो दिस इज आवर सिस्टम विच विल बी अंडर कंसिडरेशन, जिसको हम लोग कंटिन्यूसली वॉच करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है. ठीक है, तो उसके बाद वही मैंने लिखा है द स्पेस अंडर कंसिडरेशन. ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, समझना है. अच्छा हाँ, एक बात जो मैं बार बार बताना चाहता था आपको, कि मैं यहाँ पे लिखवाता तो हूँ, जो भी चीज़ें मैं ज़रूरी समझता हूँ मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे. मुझे पता है कि इट इज़ नॉट ईजी, बट स्टिल, बिकॉज हो सकता है आप मुझे कॉपी नहीं कर पाए, मैं आपको टाइम दे देता हूँ इसलिए कि आप बोर्ड से नोट कर लें. अपना स्क्रीन को पॉज करना है, अपने नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि आपके पास बार बार टाइम नहीं है वीडियोस देखे, बिकॉज इट इज़ सो लॉन्ग एंड इट इज़ नॉट वेरी इजी टू फॉलो ऑन मोबाइल, बिकॉज इट इज़ बोरिंग. लाइक इट इज़ नॉट अ टिकटॉक वीडियोज़, है ना, कि जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आती है, आप देखते रहते हो. इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है. इसलिए आप किसी चीज़ को देखने से पहले अपनी पढ़ाई की चीज़ें देखें, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी और गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर कैरियर. ठीक है, तो आपको कैरियर के लिए ध्यान रखना है, इसलिए सबसे पहले आपको पढ़ाई करना है, और भी बहुत ध्यान से, है ना. जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं आप उसे सुनिए, समझिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, और क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप एग्जाम्पल्स करिए, फिर आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए. जो भी आपको यहाँ पे बताया गया है ये बहुत मोर देन इनफ है इन कंपेरिजन टू नीट एंड योर जेईई एग्जाम. ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं. तो व्हाट इज सराउंडिंग? आई टोल्ड यू द अदर देन द सिस्टम विच इज कॉल्ड द सराउंडिंग. फिर उसके बाद बात आती है व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम. थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? इट इज ऑल्सो सिस्टम. सिस्टम कैन बी लाइक इन योर रूम, दिस कैन बी ए सिस्टम. यू आर वॉचिंग एट, तुम सब चीज़ों पे देख रहे हो, एक एक बल्ब को देख रहे हो, कपड़ों को देख रहे हो, सब चीज़ों को देख रहे हो, कैसे क्या हो रहा है, कब खराब हो रहा है, कब अच्छे हो रहे हैं. तो ये अब सिस्टम हो गया, बट दिस इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम. तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होने के लिए उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो होनी चाहिए. वो क्या कंडीशन है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम हु इज स्टेट. स्टेट क्या है? स्टेट कैन बी फिक्स्ड, है ना. स्टेट वही है किसी भी एक जिसका एक निश्चित टेम्परेचर हो, एक प्रेशर हो, उसे हम स्टेट बोलते हैं. वे एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, which can be expressed in terms of pressure, volume, composition and temperature is known as the thermodynamic system. ठीक है, तो जिसकी क्या हो कि कोई भी सिस्टम जिसको हम क्या करें, whose state, उसकी स्टेट जो भी होगी उसको हम उसके प्रेशर, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों से उसको बता पाएँ, उसको डिफाइन कर पाएँ. अगर हम जैसे बताएं कि ये वाला जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे पास सिलेंडर में गैस भरी हुई है, उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो मैंने 3 मेगापास्कल में भरा हुआ है, जिसको मैंने किसी 0.2 मीटर क्यूब में फिक्स कर रखा है, और जिसका कंपोजिशन क्या है, वो एक ऑक्सीजन गैस है. तो दिस इज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम. अब अगर इसमें कोई भी चेंजेस आप करते हो तब क्या होगा?
तब कहोगे कि भैया थर्मोडायनेमिक सिस्टम या थर्मोडायनेमिक स्टेट में कोई आपने बदलाव किया है, ठीक है, उसको आप स्टडी करोगे। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, अभी छोटी छोटी जो 2-3 डेफिनेशन मैंने लिखी है इनको आप स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। ओके, सो द नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। बताइए कौन कौन से टाइप होते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के। थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारा नॉर्मली 2 तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम। दूसरा क्या होता है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। तो होमोजीनियस सिस्टम में क्या है, होमोजीनियस सिस्टम में हमारा क्या आएगा बताइए। होमोजीनियस सिस्टम में हमारा आएगा जैसे कोई भी चीज होमोजीनियस है, सॉलिड है तो सॉलिड ही है, लिक्विड है तो लिक्विड ही है, गैस है तो गैस ही है। ऐसे सिस्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सिस्टम। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मली प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं। जहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, दोज आर केमिकली होमोजीनियस। क्या होंगे, केमिकली होमोजीनियस होंगे, जिसका केमिकल कंपोजिशन कैसा होगा, थ्रू आउट सेम होगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। तो ये 2 तरीके के हमारे सिस्टम्स हो सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि और हमारे कितने तरीके के सिस्टम होते हैं। जो हमारे लिए तो टाइप हो गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और सिस्टम कितने तरीके का हो सकता है हम वो पढ़ेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए हमारे पास क्या है कि 3 तरीके के नॉर्मली सिस्टम्स रहते हैं। कौन कौन सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, ये हमारा कोई ओपन सिस्टम है, ठीक है। तो इस ओपन सिस्टम में क्या होगा कि अगर कोई भी लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है, क्या है, कोई भी लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है और कोई भी मटेरियल है, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, स्केप आउट भी कर सकता है। बताइए स्केप आउट भी कर सकता है। तो जब ओपन सिस्टम होता है इसमें मास क्या हो सकता है, मास ट्रांसफर, बताइए, एंड एनर्जी ट्रांसफर। ये जस्ट डिवीजन है, ये आपको कई बार आपको कहीं भी मिल जाएगा। अच्छी बातें तो आगे आने वाली हैं, इसको तो आप जस्ट नोट कर लीजिएगा। ये क्या है, ओपन सिस्टम। अगर कोई यहाँ पे क्या होगा, मास, इस यहाँ पे अगर लिखना हो, या मास या फिर मटेरियल जो बोलते हैं, मास ये भी कर सकते हैं, मटेरियल अगर एनर्जी की बात करें तो भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि लेट सपोज इट इज क्लोज फ्रॉम अबव। बताइए ये ऊपर से ऐसे बंद है, अगर अब इसके अंदर कोई भी चीज भरी है तो क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज सिस्टम। बताइए ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम हो जाएगा। क्लोज सिस्टम के लिए हमारे पास क्या होगा, क्या इसमें मास ट्रांसफर होगा, नहीं। क्या एनर्जी ट्रांसफर होगी, हाँ, ठीक है। अभी दूसरा जो हमारा सिस्टम होता है, लास्ट सिस्टम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ये पूरी तरीके से बंद है। इससे एक तो क्लोज है तो कोई भी मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता, और ऊपर से हम डायथर्मिक कोई ऐसी वॉल लगा देते हैं, ऐसा कोई एथर्मिक वॉल लगा देते हैं, जिससे क्या होगा कि हम कैसी एथर्नमस बॉडीज, एथर्मिक वॉल्स, तो जैसे इसमें भी कोई भी एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होगा, तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए, मास ट्रांसफर नहीं, एनर्जी ट्रांसफर नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा व्हाट, ये हमारा हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये हमारा कैसा सिस्टम हो गया, आइसोलेटेड। ये हमारा कैसा था, क्लोज। ये कैसा था हमारा, ओपन। ठीक है, तीनों सिस्टम को नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज दिस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ये मैंने आपको बताया था, इसको हमने इस्तेमाल करा था। कब इस्तेमाल किया था? जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या,
थर्मोमीटर। सबसे पहले लेक्चर में क्या देखा था कि जो भी थर्मोमीटर काम कर रहा था, किस पे काम कर रहा था? मोस्ट ऑफ द थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जीरोथ लॉ। क्या होता था कि जब वो थर्मोमीटर बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम पे आ जाता था तो जो भी टेम्परेचर आपकी बॉडी का था वही टेम्परेचर आपके थर्मोमीटर के टिप का होता था और आप टेम्परेचर मेजरमेंट कर लेते थे। तो वो किस पे वर्क करता था? इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल पे। तो ये भी इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल यही है जो इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, यहाँ 3 बॉडीज रखी हुई हैं, यहाँ पे 3 बॉडीज रखी हुई हैं। तो ये क्या कह रही हैं, यहाँ पे देखिए क्या कह रही हैं, यहाँ पे 3 बॉडीज क्या कह रही हैं, कह रहे हैं इफ A and B are at thermal equilibrium then and B and C, A and B are thermal equilibrium and B and C are at thermal equilibrium, then A and B at thermal equilibrium, B and C at thermal equilibrium, then C and A will be also be at thermal equilibrium। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। यही हमारा क्या होता है, दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो क्या होगा, इट स्टेट्स दैट इफ A and B are thermal equilibrium then B and C at thermal equilibrium then C and A will be at thermal equilibrium from the zeroth law of thermodynamics। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि अगर ये A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में था, B और C थर्मल इक्विलिब्रियम था, C और A थर्मल इक्विलिब्रियम में था, तो जीरोथ लॉ था। ठीक है, बट ये केवल और केवल थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, चलेगा। हो सकता है वो फेस इक्विलिब्रियम में ना हो सकता है वो काहे में ना हो सकता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में ना हो। केमिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है कोई रिएक्शन परमानेंट अंदर चल रही हो, और हो सकता है उसमें कोई फेस चेंज हो रहा हो। ठीक है, और हो सकता है, और उसके बाद क्या है, या हो सकता है वो मैकेनिकली थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में ना हो। तब इसको हम नहीं कहेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। वो थर्मल इक्विलिब्रियम में तो हो जाएगा, तो जीरोथ लॉ सही है। बट अगर हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हमेशा हमको अटेन करना होता है जब भी हम कोई भी प्रोसेस को करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि जब भी आप थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब होता है, इफ two bodies in thermal equilibrium, mechanical equilibrium and chemical equilibrium and phase equilibrium, then we will say these are in what? These are in thermodynamic equilibrium। चलिए इसे नोट कर लीजिए, दोनों डिफिनेशंस, फिर आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बुलाते हैं दूसरा नाम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एक तो इसको कभी कभी आपको बुक्स में ऐसे भी मिल जाएगा कि फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम अपने प्रोसेस के हिसाब से पढ़ेंगे। तो हम अपने प्रोसेस से पढ़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, इट स्टेट्स दैट एनर्जी in any process is always conserved। जैसे क्या है कि आपके पास कोई भी अगर dq एनर्जी का लेना देना होता है तो वो क्या करेगा, either it will change the internal energy or it will do some work, okay, depending upon the sign of dq, depending upon the dq it will be decided that क्या होगा कि आपका इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हुआ है, आपका वर्क डन कैसे होगा। बट दिस विल बी ऑलवेज वैलिड। ये क्या है, ये हमेशा वैलिड है। किसके लिए? ऑलवेज वैलिड फॉर एनी प्रोसेस, ऑलवेज वैलिड फॉर एनी प्रोसेस। बस समझिएगा, ठीक है, एनी प्रोसेस के लिए वैलिड है। अच्छा, यहां पे और क्या कह सकते हो आप, यहां पे और क्या कह सकते हो, ये जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इट टेल्स अबाउट ओनली क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनर्जी। ये हीट का लेना देना केवल गिनतियों में आपको बताता है, ठीक है, लेकिन क्वालिटेटिव कोई बात नहीं करता।
जैसे क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि ये हीट यूजफुल है कि नहीं है, और क्या नहीं बताता, फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस नहीं बताता, तो इसको हम लिखते जाते हैं। क्या नहीं बताता है, इट इज अ क्वांटिटेटिव लॉ। कैसा लॉ है, क्वांटिटेटिव लॉ है, ठीक है। और क्या नहीं बताता, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो नहीं बताता, इसकी क्या है, लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस भी लिख सकते हो। क्वांटिटेटिव लॉ नॉट क्वालिटेटिव, लिख लीजिएगा आगे, क्वालिटेटिव नहीं है, कैसा है, क्वांटिटेटिव है। क्या नहीं बताता है, नॉट टेल द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, नॉट टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ठीक है। और क्या नहीं बताता है, एक तो क्या नहीं बताता, एक तो ये क्वांटिटेटिव लॉ है, तो ये कोई क्वालिटी के बारे में नहीं बताता। दूसरा क्या है, इट इज अ, ये हमारी कभी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता। और नंबर 3 हमको ये क्या नहीं बताता, ये फिजिबिलिटी के बारे में नहीं बताता। किसके बारे में नहीं बताता, फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी क्या होती है, फिजिबिलिटी होती है कि कोई भी प्रोसेस, फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस का मतलब ये है कि इसको मतलब ही नहीं है कि -0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ हीट जा सकती है कि नहीं। तुमने कहा कि हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी हुई किसी चीज से 100 किलो जूल एनर्जी निकाल के 0 डिग्री सेंटीग्रेड भेज दी, बोला ठीक है करो, जोड़ घटाना गुणा भाग करो, तुम्हारा जवाब निकल के आ जाएगा। क्या वो सही आएगा, नहीं। वो फिजिबिलिटी की बात कोई मतलब नहीं है, उसको क्या है कि एनर्जी कंजर्व रहेगी। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी चीज से तुमने हीट भेजी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट कम हो जाएगी, इतना बता देगा, ठीक है। तो इसलिए इट डज नॉट टेल अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। और इस प्रोसेस को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस प्रोसेस को हम और लिख सकते हैं, dq को हम लोग लिख सकते हैं NC प्रोसेस, बताइए NC प्रोसेस इनटू dt, है ना। और मैंने आपको बताया है कि NCV dt इज वैलिड फॉर एवरी प्रोसेस, फॉर किसके लिए, आपकी इंटरनल एनर्जी के लिए, एंड NR dt। तो ये जो हमारा निकल के आएगा, ये हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा, इसको हमने एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। तो कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि किसी भी प्रोसेस का CP बताओ। जैसे अगर आपसे हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का C प्रोसेस क्या होगा, CV। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का C प्रोसेस क्या होगा, CP, ठीक है। तो ये आप इजीली बता सकते हो। तो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए इसे नोट करिए। ओके, सो यहाँ पे आपके पास कितने टर्म्स आए थे, 3 टर्म्स आए थे। क्या, dq, du, dw। क्या था dq, क्या था, dq वॉज हीट, क्या था, हीट। ये क्या था, इंटरनल एनर्जी। ये क्या था हमारा, वर्क डन, ठीक है। हमारे पास 3 चीजें थी, क्या थी, हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन। अच्छा बताइए, कब हमारा हीट हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर कब हीट हमारी पॉजिटिव होगी, कब हीट हमारी निगेटिव होगी, कैसे पता लगाएंगे। तो याद रखिएगा, जब भी हीट का एडिशन होगा, क्या होगा, हीट एडिशन, क्या होगा, हीट एडिशन इज पॉजिटिव, हीट एडिशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, अब लेस देन 0 कब होगी, जब हीट रिजेक्ट होगी, निकाली जाएगी, कब, हीट रिजेक्टेड, ओके। अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी कब पॉजिटिव होगी, कब निगेटिव होगी, है ना। क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोसेस में जब आप लेना देना करेंगे हीट का, इंटरनल एनर्जी का, वर्क डन का, कैसे पता लगाएंगे कब पॉजिटिव कब निगेटिव, तो कैसे पता लगाएंगे, हीट एडिशन पॉजिटिव, हीट रिजेक्शन निगेटिव। अगर सिस्टम की को हीट कर रहे हैं, अगर हीटेड मतलब टेम्परेचर
क्या कहोगे? टेम्परेचर इंक्रीज्ड। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? du पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया या फिर कह सकते हो कूल्ड, अगर सिस्टम को आप कूल्ड कर रहे हो या फिर कह सकते हो टेम्परेचर डिक्रीज किया तो इंटरनल एनर्जी कैसी हो जाएगी? निगेटिव चेंज, क्योंकि ये du है ना, तो आपको तो बहुत हिसाब किताब सही पहले से पता है कि du इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। अगर कूल किया तो टेम्परेचर बाद वाला कम हो गया, तो बाद वाला टेम्परेचर कम हो गया तो बाद वाले से पहले वाले को घटाओगे तो क्या आएगा? कम आएगा ना। तो बाद वाला हमारा कम था, पहले वाला ज्यादा था, तो कैसी वैल्यू आएगी? नेगेटिव आएगी। तो इसलिए कैसा आएगा? लेस देन। अच्छा, वर्क डन के केस में क्या होता है? वर्क डन के केस में आपको याद रखना होगा कि वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, जब भी कोई सिस्टम काम करता है, तब हम उसको क्या कर लेते हैं? पॉजिटिव। तो इसको लिख लीजिए, वर्क डन, अगर W पॉजिटिव है dW, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। किसके द्वारा? वर्क डन बाय द सिस्टम। और वर्क डन ऑन द सिस्टम जब भी निगेटिव होगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट करिए। उसके अलावा क्या हो सकता है? ये तो आपका हो गया हीट का लेना देना। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, फिर अभी हम लोग आगे। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पे आपने हीट पढ़ लिया है, वर्क पढ़ ली, इंटरनल पढ़ ली। जो आपका हीट होता है, हीट कैसी एनर्जी है? इसको हम लोग लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछता है कि किस टाइप की एनर्जी है। हीट इज ए लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क इज ए हाई ग्रेड एनर्जी। वैसे इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, बट आपके यहाँ ज्यादा आता नहीं है। इज ए लो ग्रेड, ये कैसी है? हाई ग्रेड। और कभी कभी बोलते हैं कि अरेंज्ड डी अरेंज्ड, जो हीट होती है ये डी अरेंज्ड है। कैसी है? डी अरेंज्ड है, बहुत फैली हुई है इधर उधर, है ना। और जो वर्क होता है ये बहुत ही सिस्टमेटिक, या इसे हम क्या बोलते हैं? अरेंज्ड हीट, अरेंज्ड एनर्जी, है ना। कैसी है? बहुत ही अरेंज्ड एनर्जी है, सिस्टमेटिक एनर्जी है और यूजफुल एनर्जी है। इसको हम 100% यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हीट को आप 100% यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लो ग्रेड एनर्जी। ठीक है, जैसे आप इंजन चलाते हो, इंजन चलाने के लिए अभी हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे भी, जो भी कोई इंजन चलाते हैं, इंजन चलाते टाइम क्या होता है? जब भी आप किसी इंजन को चलाते हैं तो वहां पे कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है? हीट एनर्जी। देता क्या है? वर्क। वर्क कैसा है? बहुत सिस्टमेटिकली आप उसको एक एक पाई इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप बात करोगे जो आपने हीट दी, सबका हिसाब किताब करो तो पता चला बहुत सारी हीट तो साइलेंसर से हीट निकल गई और बहुत सारी कहाँ चली गई? बताइए। बहुत सारी तो हमारे इंजन को गर्म कर दिया, है ना, हवा में चली गई। तो इसलिए लेकिन जो वर्क निकल के आया, तो गाड़ी तो आपकी प्रॉपर चल रही है ना, तो जो वर्क आया दैट यू कैन यूज 100%। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाई ग्रेड अरेंज्ड एनर्जी। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे। ओके, सो द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। क्या बताया था? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या थी? एक प्रॉपर्टी थी। क्या बताया था प्रॉपर्टी के बारे में? मैंने बताया था कि जब भी इंटरनल एनर्जी का हिसाब किताब करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, फाइनल माइनस इनिशियल इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वो इंटरनल एनर्जी कैसी थी? एक प्रॉपर्टी थी। तो जैसे ही इसी बात को आपको याद रखना है कि विच डिपेंड्स ऑन द एंड स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती उन्हें क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज कितने तरीके की होती है? प्रॉपर्टीज कई तरीके की होती हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बताइए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके किस पे? क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। और दूसरी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? जो दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बताइए, दूसरी क्या प्रॉपर्टीज है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास।
ठीक है, आप लोग को हंसी आएगी बट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, याद भी रहेगा। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं ये बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो आप कि अगर आपको दाल में नमक चेक करना हो तो बताइए पूरे भगोना भर दाल खाएंगे या एक चम्मच? आप एक चम्मच दाल खा के भी बता सकते हैं नमक ठीक है, या एक भगोना भी दाल खा के बता सकते हैं नमक ठीक है। तो अगर आप एक चम्मच खा के अगर किसी चीज को बता दें तब क्या हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। तो जैसे क्या हुआ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, जैसे दाल में नमक, कैसी प्रॉपर्टीज हुई? इंटेंसिव। अरे हम इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। चाहे आप पूरी बहुत बड़ा एक स्लैब है, उसका टेम्परेचर कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब जाके तुम पूरा स्लैब छू के देखो जाके, तब भी आपको लगेगा सब 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप कहीं किनारे से हल्का छू के देखो तो भैया बहुत गर्म है, और साइड होके बता दो आके टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? उसको आप ऐसे नहीं बता सकते कि ये कैसे, उनको थोड़ा सा देख के आप नहीं बता सकते। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? बहुत सारा सामान, है ना। जैसे हमारी बहुत सारी से मांस, है ना। अगर आपको खाना होगा है तो आपको पेट क्या थोड़ा खा के भर सकता है क्या? तो भैया चख लिए, हो गया काम। चख के नमक बता सकते लेकिन पेट नहीं भर सकते। तो पेट कैसे भरोगे? अगर तुमको पेट भरना है तो कितना खाना है? ढेर सारा। अगर आपकी क्वांटिटी, आपको जितना खाना है उतना खाओगे ना, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सटेंसिव। मतलब जो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, जो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। चलिए ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लिखिए क्या होती है, ठीक है। तो क्या है कि प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, दीज और ऑल क्या है हमारी? बताइए, ये सब हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। लाइक वॉल्यूम, मास, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, जो हमारे सब क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसे नोट कर लिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट इज इंडिकेटर डायग्राम और पीवी डायग्राम। देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इन द थर्मोडायनामिक्स। ये कैसे सबसे जरूरी डायग्राम है? ऐसे सबसे जरूरी डायग्राम है कि पहली बात तो ये इसका नाम, देखिए बहुत सारी जगह ये बताया नहीं जाता इसका नाम, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसका नाम क्या है। इसका नाम ऐसा क्यों है? ठीक है, इसका नाम ऐसा क्यों है? इसको रखो P2, इसको रखो V2, इसको रखो P2। देखिए ये क्या है? एक्सपांशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये क्या हुआ? V2 हुआ। ये कैसा हुआ? ये हमारा P1 हुआ ना भाई। P1 V1, P2 V2। देखिए, अच्छा क्यों भैया ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या बात है, ये कैसे बनाया गया, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, वो सब चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे ज़रूरी बात है कि भैया इसका नाम कहाँ से आया? इंडिकेटर डायग्राम। देखिए ये इंडिकेटर डायग्राम करता क्या है? इस इंडिकेटर डायग्राम का काम है कि जब भी आप, अभी मैंने आपको दिखाऊंगा, लिख के दिखाऊंगा, है ना। एक चीज़ चलिए देखिए, अगर आप देखें क्या PDV, अगर हम बात करें PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या निकल के आता है? बताइए। P, देखिए इसको हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम लोग ऐसे करके देखेंगे। चलिए देखिए, इसको हम लोग ऐसे देखते हैं पहले कि हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अब इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में कोई मैंने यहाँ पे गैस भर दी, ठीक है, मैंने गैस भर दी, और इनिशियली जो इसका वॉल्यूम था वो V1 है, और फाइनली सिस्टम कहाँ चला गया? सिस्टम कहीं यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। और अब कितना पहुँच गया है? V2 पहुँच गया। तो हुआ क्या? देखिए एक बात यहाँ पे जरूरी है
ये कोई आइसोथर्मल प्रोसेस हमने नहीं बनाया है, ये एक जर्नल प्रोसेस बनाया है, कोई भी एक जर्नल प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, तो इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि हाइपरबोला जैसा दिख रहा है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, नहीं, आइसोथर्मल नहीं है, कोई एक प्रोसेस है जो वहाँ से यहाँ तक आया, हो सकता है वो कैसा हो, एक आइसोथर्मल प्रोसेस भी हो, ठीक है। तो ऐसा था सिस्टम। अब बताइए, ये हमारे पास जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है वो बहुत ही फ्रिक्शनलेस है, बहुत ही स्मूथ है, और हमने अगर इसमें कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज किया, कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम कहाँ से जाएगा, V1 से V2 पे जाएगा, बट उसमें कोई भी प्रेशर चेंज नहीं होगा, ठीक है, ऐसा आपको पता है ना। तो अगर हमको पता करें कि हम अगर इसको वर्क डन निकालना चाहें, वर्क डन कितना होगा, बताइए, वर्क डन कितना होगा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा V1 से V2 हो गया। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अगर कोई प्रेशर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, कोई भी प्रेशर चेंज नहीं हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, बताइए, चलो वर्क डन इज इक्वल टू बताइए, वर्क डन क्या होता है आपका भैया, वर्क डन हमारा होता है FdX, बताइए क्या होता है, ये तो आपको बहुत पहले से मालूम है भाई, FdX वाला है ना, FdX, अगर DW वर्क की बात करें तो, है ना, ठीक है। अच्छा, F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम F को P/A नहीं लिख सकते क्या, बताइए, F को P/A, अरे क्या बता रहे हो, P/A/dx क्या लिख सकते हैं, नॉर्मली जो हम लोग करते थे, ठीक है। हो सकता है कि ये प्रेशर हो, दिस प्रेशर मे बी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और समथिंग एल्स, किसी चीज का फंक्शन हो सकता है, बट हमारा क्या होगा FdX, ये तो हमारा सेम रहेगा ना भाई। ये अगर हम बात करें तो ये हमारा कंप्लीटली क्या बताता है, dV, तो हम क्या dW को ऐसे नहीं लिख सकते किसी भी, देखिए ये क्या है, ये कोई ये कैसा हुआ, एक इंस्टेंटेनियस प्रेशर तो कोई कांस्टेंट रहेगा, फॉर dV वर्क के लिए लिख रहा हूँ, हम पूरे वर्क के नहीं लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ, बहुत ही स्मॉल वर्क के लिए, वहां पे हम ये मान ले रहे हैं कि हमारा प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। वो तो मैंने एक सिस्टम मैनेजमेंट में बहुत बड़ा बड़ा दिखाया है, ऐसा नहीं है, हमने इसको माना है ये कोई बहुत छोटा सा डेल्टा V है, ठीक है। तो क्या हुआ कि P/dV ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो क्या ये आपको नहीं लगता कि दिस इज द एरिया एट, बताइए, दिस इज द एरिया अंडर द PV कर्व, अरे भाई ये कोई जो प्रोसेस है इसका एरिया अंडर द कर्व नहीं लग रहा क्या आपको, अगर ये एरिया अंडर द कर्व है, तो ये कितना यूजफुल है। तो इनिशियली इसका नाम इंडिकेटर डायग्राम इसलिए रखा गया कि जब इसका हम वर्क डन निकालते थे किसी भी इंजन का, तो हम लोग उसमें क्या करते थे, जो हमारा पिस्टन्स होता था, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के साथ एक नॉब फिट कर देते थे, तो नॉब जैसे जैसे मूव करती थी, पेंसिल से जो आकृति बनाती थी PV डायग्राम पे, उसका एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे, ठीक है। उस एरिया से हम फाइंड आउट कर लेते थे कि हमारा वर्क डन कितना हो रहा है। बट अभी हमारे पास तो बहुत कुछ है, तो हम लोग कर सकते हैं, तो अभी हम लोग उसी डायग्राम को यूज करने वाले हैं, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व इन PV डायग्राम गिव्स द व्हाट, गिव्स द वर्क डन बाय द सिस्टम। बताइए, अगर एक्सपांशन है तो बाय द सिस्टम, और अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो ये हमारा क्या देगा, ये हमारा देगा वर्क डन। बात आ गई समझ में। तो चलिए, तो यहाँ पे लिख भी लीजिए, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व इन PV डायग्राम, इन PV, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व इन PV डायग्राम गिव्स द टोटल वर्क डन। और इसको हम लोग फाइनली कैसे लिख सकते हैं, dW को अगर इंटीग्रेट करें हम 0 से कोई W तक,
तो क्या हो जाएगा बताइए, W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू V1 टू V2 P dV। देखिए मैंने P को बाहर नहीं लिया, हमने नहीं कहा है P कांस्टेंट है हमारा P वेरिएबल हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है V का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्क डन, लेकिन बट दिस इज वैलिड एवरीवेयर, ठीक है, दिस इज वैलिड एवरीवेयर, क्योंकि ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, हमारे वही पुराने लॉ से, मैकेनिक्स वाले लॉ से, तो ये कहीं पर फेल नहीं होगा। चलिए इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं साइक्लिक प्रोसेसेस। ओके, सो द नेक्स्ट इज व्हाट, साइक्लिक प्रोसेस। व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेसेस दैट आर स्टार्ट एंड एंड पॉइंट मैचेस विद ईच अदर। अगर स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट अगर मैच करता है तो उसे क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। और साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, अगर आप लिखेंगे dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अच्छा, आपको क्या पता है, जो भी साइक्लिक प्रोसेस होते हैं आपको क्या पता है कि du क्या होता है? इट इज ए स्टेट फंक्शन। अब जब आप जहां गए थे वहीं पे आ गए, तो आपकी क्या स्टेट चेंज हुई? नहीं। जब आपकी स्टेट चेंज नहीं हुई तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। और dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dw। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? du इज इक्वल टू 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस, है ना, फॉर साइक्लिक प्रोसेस। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात क्या निकल के आई कि dq इज इक्वल टू dw। अच्छा, अभी देखिए क्या होगा, and area under the curve gives the work done। area enclosed क्या होगा? enclosed, वो क्या था? अंडर द कर्व। यहां पे क्या होगा? enclosed। area enclosed will give work done, ठीक है। क्या होगा? वर्क डन। और जो वर्क डन आपका हो जाएगा, जो आपका वर्क डन होगा वो होगा V1 से V2, तो मतलब क्या लिखेंगे? V2 टू V1 P1 कोई एक फंक्शन माइनस क्या हो जाएगा? कहां से कहां है? V2 से V1 क्या है? P2 dV, है ना। तो ये जो आपका प्रोसेस आया इसे क्या बोलेंगे? ये आपका क्या निकल के आएगा? वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस के सबसे जरूरी बात क्या है? फॉर द साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल इज इक्वल टू 0। चलिए ये करिए, फिर उसके बाद मैं आपको 2-3 सवाल कराता हूँ, फिर बताइए। ओके स्टूडेंट, तो अभी क्या था कि अभी हमने क्या देखा था, अभी एक यही वाला हमने साइक्लिक प्रोसेस देखा। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या था, A टू B आने में कैसी वर्क डन हो रहा था? पॉजिटिव, क्योंकि हमने तो टोटल वर्क डन लिखा था ना। और B टू C आने में कैसा वर्क डन हो रहा था? नेगेटिव। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो क्लॉकवाइज होगा, जो कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा, वो कैसा होगा बताइए? जब भी ये वाला वर्क डन कैसा होगा? फ्रॉम A टू B, वर्क डन फ्रॉम A टू B कैसा है? पॉजिटिव। और वर्क डन फ्रॉम B टू A कैसा होगा? नेगेटिव, है ना। एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे ना, तो उसके में कैसा आएगा? नेगेटिव। तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे क्वेश्चन देते हैं, करिए। देखिए आपके पास अभी एक साइकिल मैंने बताया था, किस डायरेक्शन की साइकिल बनाई थी? क्लॉकवाइज, है ना। वर्क डन कैसा था? वर्क डन जो हमारा निकल के आया था, अपर वाला माइनस नीचे वाला कितना आया था बताइए? पॉजिटिव, है ना। कैसा आएगा? एरिया अंडर द कर्व विल बी पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे भी मैंने कुछ एक बनाया हुआ है डायग्राम, उसके हिसाब से आपको पता लगाना है कि कैसा होगा हमारा वर्क डन, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, किस साइकिल के लिए, वो मुझे बताना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अच्छा चलिए, ऐसा वाला केस तो हमने देख रखा था, तो आपने फटाक से बता दिया होगा कि वर्क डन कैसा आया है? पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब दूसरे वाले केस में देखते हैं।
ठीक है, दूसरे वाले केस में देखते हैं। चलिए देखिए, मान लिया हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंड पॉइंट था, मैटर तो नहीं करता बट मान लिया, ऐसे करेंगे। अब बताइए, आपको मैंने क्या बताया था कि एक्सपांसन में वर्क डन इन एक्सपांसन, जब भी क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। जब भी सिस्टम एक्सपांड करेगा तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। जब भी सिस्टम कंप्रेस करोगे तो वर्क डन क्या करना पड़ेगा, ऑन द सिस्टम, वर्क डन विल बी नेगेटिव। यहां से यहां तक बताइए क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है कि एक्सपांसन, कंप्रेशन। जब यहां से यहां तक कंप्रेशन हो रहा है तो इसके एरिया के अंदर जो टोटल एरिया आएगा वो क्या होगा, बताइए। इस टोटल एरिया जो आएगा, जो ऊपर वाले के हिसाब से आएगा टोटल एरिया, वो कैसा आएगा, नेगेटिव। और जो इसके हिसाब से जो एरिया आएगा, किसके हिसाब से, जो आपको यहां से लगा के यहां तक जो एरिया आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। वो एरिया कौन सा होगा, ये वाला, है ना। तो ये एरिया पॉजिटिव होगा, वो एरिया नेगेटिव होगा, तो ये जो पूरा अंदर का एरिया होगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो याद रखना है, वर्क डन इन एक्सपांसन इज पॉजिटिव। ये कैसा है, नेगेटिव एरिया, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि whenever the cycle is in the clockwise direction, work done will be positive. Whenever the cycle will be in anti-clockwise direction, work done will be negative. तो यहाँ पे आप फटाक से बता दीजिए, बताइए ये कैसा है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। आपने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। वर्क डन in clockwise direction is positive। याद रखना है, एक्सपांसन में कैसा होता है वर्क इन एक्सपांसन, जब भी हम एक्सपांसन करेंगे क्या होगा, बाय द सिस्टम कैसा होगा, पॉजिटिव। कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा होगा, नेगेटिव। याद रखिएगा, ये भी नोट कर लीजिए, वर्क डन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव। ठीक है, तो कैसे साइकिल में अगर वर्क डन निकालना है तो आप फटाफट निकाल सकते हो। तो ये भी एक क्वेश्चन है, नोट कर लिया। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, कुछ भी शेप का बना सकता है ना, बट आपको साइकिल देखना है, क्लॉकवाइज हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अच्छा, कभी कभी गिनती भी देता है कि अगर इसका पूछेगा 5 है, इसका पूछेगा 6 है, तो बताइए वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव होगा टोटल या पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि 1 इसका 6 है, नेगेटिव वाला 6 हो जाएगा, पॉजिटिव वाला 5 हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नोट करिए। ओके, सो द नेक्स्ट इज डिफरेंट थर्मोडायनेमिक सिस्टम, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस एंड देयर हीट एंड वर्क इंटरेक्शन। क्या होता है कि आपके पास अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस होते हैं। जैसे अभी मैंने पढ़ा था कि बॉयल्स लॉ में क्या था, बॉयल्स लॉ था, चार्ल्स लॉ था, किसी में वॉल्यूम कांस्टेंट था, किसी में कुछ कांस्टेंट था। तो ऐसे क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें क्या होता है, कांस्टेंट V, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए बताइए हमें क्या होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए अगर हम लिखेंगे इंटरेक्शन, आपको बताया था dq = du प्लस, और वर्क डन अभी मैंने निकाला था कितना, pdv। अगर हमने स्मॉल वर्क डन है, बाकी क्या कर देते थे, उसको इंटीग्रेट कर देते थे। अच्छा, तो बताइए dv बराबर क्या है, यहाँ पे dv क्या है, dv = 0। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन अगर हमारा 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, dq = du। अच्छा, मतलब क्या हुआ, हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझ में आती है बात, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहां तक की आपको बात क्लियर है। चलिए, तो बताइए du आपको पता है, du आपको पता है,
तो अगर हम डी क्यू को लिखें, डी क्यू को अगर हम लिखें, अगर हमको सी प्रोसेस नहीं मालूम है तो सी प्रोसेस अगर निकालना तो क्या लिखेंगे, एन सी प्रोसेस, एन सी प्रोसेस इज इक्वल टू एन सी प्रोसेस डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी वी डी टी। तो यहां से जो सी प्रोसेस निकल के आया वो क्या निकल के आया, सी वी। तो यहाँ पे क्या पता चला कि जो किसी भी सिस्टम का, किसी भी प्रोसेस का जो सी प्रोसेस होगा वो कितना होगा, सी वी। इसके लिए आइसोकोरिक के लिए, बाकी सब के लिए अलग अलग आता जाएगा। तो बताइए यहाँ पे हमारा वर्क इंटरेक्शन कितना है, 0, वर्क इंटरेक्शन 0, और हीट इंटरेक्शन कितना है, du कितना है, इज इक्वल टू du इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। देखिए यही फार्मूले बार बार आपसे यूज करवाएगा, और ये फार्मूले जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तीसरी चीजें कभी कभी जो पूछता है वो पूछता है सी प्रोसेस, वो सी प्रोसेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी वी। ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वो आप नोट कर लीजिए। चलिए इसे नोट करिए, उसके बाद मैं आपको कुछ ग्राफ्स बताता हूँ इसके रिलेटेड। नोट कर लिया? चलिए आप देखिए कुछ ग्राफ देखिए, क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए ग्राफ। ठीक है, देखिए क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास 3 ग्राफ हम लोग बनाएंगे। एक हमारा होगा पी वी, ठीक है, एक हमारा होगा, क्या होगा, पहला हमारा पी वी, दूसरा हमारा क्या होगा बताइए, दूसरा हमारा होगा पी टी, तीसरा हमारा क्या होगा, वी टी, है ना, पी टी और वी टी। ठीक, 3 ग्राफ है हमारे। 3 ग्राफ देखिए, बताइए कैसे कैसे होंगे। बताइए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। वॉल्यूम कैसा है, V कांस्टेंट, कैसा हो जाएगा, P1 और P2 हो जाएगा। चलिए अब बताइए, यही प्रोसेस आपको यहाँ ड्रॉ करना है, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करना है। बताइए प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बनाइए इस ग्राफ को, प्रेशर बढ़ रहा है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो बना दीजिए। ये हो गया हमारा प्रोसेस, है ना, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, P1 P2 T2 T1 हो गया। चलिए अब देखिए इसके अलावा VT को कैसे बनाएंगे, कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, वेरी सिंपल। अच्छा, वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर क्या हो रहा था, बढ़ रहा है, तो ये हो गया T1 T2। ये देखिए ग्राफ कन्वर्जन में भी यही काम आएगा आपको, कि क्या चीज बढ़ रही है क्या चीज घट रही है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, कांस्टेंट प्रोसेस, अब हमने क्या किया, आइसोबारिक प्रोसेस, कांस्टेंट, बताइए कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये भी याद कर सकते हो आप। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, बताइए PV इक्वल टू nRT लिख सकते हैं। अच्छा बताइए PdV इंटू PdV प्लस VdP इज इक्वल टू nRT, बताइए nRDT हो जाएगा। बताइए यहां से क्या हो जाएगा, dP इज इक्वल टू 0, तो PdV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT। ये बात समझ में आ गई। तो PV इज इक्वल टू जब PdV इज इक्वल टू nRT आ गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dQ इज इक्वल टू क्या हो सकता है, du प्लस dW की जगह पे क्या लिखते थे, PdV। ठीक है, चलिए dQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हमको C प्रोसेस निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, C प्रोसेस। बताइए क्या हो जाएगा, NC प्रोसेस। देखिए निकालने का तरीका यही है, प्रोसेस कोई भी हो, अगर कोई प्रोसेस छूट जाता है तो आप लोग खुद से करिए। ठीक है, NC प्रोसेस
डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी की जगह पे एन आर टी। बताइए एन आर डी टी, एन आर डी टी से एन आर डी टी, एन आर डी टी, एन आर डी टी कैंसिल, क्या हो जाएगा, सी प्रोसेस इज इक्वल टू व्हाट, सी वी प्लस आर। तो यहां से एक चीज निकल के आई, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये बताया आपको, मैंने अभी इस्तेमाल किया था, तो मैंने कहा था इसको प्रूव भी करेंगे। तो सी वी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहां से क्या एक चीज निकल के आई कि जो हमारा Cp है, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर। ये बात हमारी निकल के आ गई, ठीक है। सी प्रोसेस हमने निकाल लिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, ठीक है। तो इस सी प्रोसेस को हम लोग, इस सी प्रोसेस जो है हमारा, इसको हम लोग Cp भी बोलते हैं, जैसे हमने लिख रखा है। इस सी प्रोसेस को Cp भी बोलते हैं, जो अभी हमने इस्तेमाल किया था। कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम लोग क्या डिनोट करते हैं, Cp से, ठीक है। सी प्रोसेस को काय से डिनोट कर रहे हैं, Cp से। तो यहाँ पे एक चीज क्या समझ में आती है कि अगर आपको क्या लिखना हो, हीट इंटरेक्शन, चलिए हीट इंटरेक्शन कितना हो जाएगा, या फिर dq कितना हो जाएगा, NCP dt। बताइए Cp की वैल्यू आपको पता है, हो जाएगा कि नहीं। और वर्क इंटरेक्शन कितना हो जाएगा, PdV इज इक्वल टू NR/dt। ये चीज याद रखना, ये अभी इस्तेमाल करेंगे फिर से कि PdV इज इक्वल टू NR/dt। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्क इंटरेक्शन, ये हमारा हीट इंटरेक्शन, ये हमारा वर्क इंटरेक्शन, ये हमारा सी प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए ये नोट करिए, फिर हम फिर इसके ग्राफ देखते हैं। चलिए PV में बताइए कैसा हो जाएगा, 1 to 2, ठीक है, हो गया। अब बताइए प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर के साथ प्रेशर, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ग्राफ ध्यान से बनाना पड़ेगा। प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम होगा, तो कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा। याद रखिएगा ये 1 होगा और ये 2 होगा, यहीं पे गलती कर जाएंगे आप। डायरेक्शन अलग अलग है, ग्राफ एक जैसा दिखेगा, है ना। चलिए VT के लिए बताइए, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हो गया। अब देखिए, अब ध्यान रखना है, अब देखिए डायरेक्शन कैसे होगी, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम होगा, तो बताइए ग्राफ कैसा बनेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर कम होगा। तो कैसा ग्राफ आना चाहिए, तो ग्राफ ऐसे आना चाहिए, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक मिनट, यहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। आप अलग अलग बना सकते हो। वैसे ये वाला ग्राफ जिसमें आपका टेम्परेचर कम हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो दैट शुड बी लाइक दिस, बट आपको पता है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं, कुछ दूसरा प्रोसेस बनाए हैं, है ना, क्योंकि उस प्रोसेस को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना मुश्किल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, V1 1 से 2, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम बढ़ रहा है, या फिर हम इसको रिवर्स बना सकते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हाँ ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। चलिए इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके प्लीज करेक्ट, ये जो हमारा ग्राफ था बीच वाला, ये जो हमने बनाया था, ये था हमारा P वर्सेस T का, ठीक है। यहाँ पे हमारा डायरेक्शन यही रहेगा। देखिए क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है, तभी तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ेगा। और सिमिलरली यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा था। ये दिस इज करेक्ट द डायरेक्शन,
ये हमारी कौन सी डायरेक्शन रहेगी, 1 से 2। ओके, नेक्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस? इन द आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। अच्छा बताइए, आपको पहले से जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको पता होगा आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ फास्ट प्रोसेस और स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस, हाँ, हमेशा लोग यही बताते हैं इट इज अ स्लो प्रोसेस, और ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है ना? राइट क्या है? द आइसोथर्मल प्रोसेस कैन बी स्लो, इट कैन बी फास्ट। कोई जरूरी नहीं है स्लो हो, बट कंडीशन अप्लाई है। क्या कंडीशन है बताइए? तो इसमें लिख लीजिए इट कैन बी स्लो और फास्ट। तो फास्ट कब होगा? फास्ट कब होगा बताइए? फास्ट प्रोसेस कब होगा? जब कंडक्टिविटी हाई हो। कब? जब थर्मल कंडक्टिविटी, जहां पे प्रोसेस हो रहा है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बताइए बहुत हाई हो, तब कैसा होना चाहिए? फास्ट। और स्लो कब होना चाहिए? स्लो तब होना चाहिए जब थर्मल कंडक्टिविटी कितनी हो? इनफाइनाइट। अगर हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट, वैसे तो अचीव करना मुश्किल है, डिफिकल्ट है, बट अगर तुमने अचीव कर ली इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी, तो आप कितना भी तेज करिए थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस बना रहेगा आइसोथर्मल कंडीशन में, है ना? प्रॉब्लम तो यही थी कि जब भी आप यहाँ पे तो हीट टेम्परेचर बदल रहा था, वहाँ नहीं चेंज हो रहा था, बट अगर इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी होगी तो हर जगह भी टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। तो कैसा होना चाहिए? फास्ट। अच्छा, तो इसके लिए हम लोग जो dq लिखेंगे, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। बताइए, अच्छा आइसोथर्मल प्रोसेस है, du बराबर क्या होता है? एक ही फार्मूला हर जगह, dt कोई बदल नहीं रहा है, dt इज इक्वल टू 0। तो du इज इक्वल टू 0। जब d इज इक्वल टू 0 तो dq इज इक्वल टू dw। मतलब क्या हुआ? जो वर्क इंटरेक्शन होगा वही हमारा क्या होगा? हीट इंटरेक्शन होगा। तो बताइए वर्क हीट इंटरेक्शन कितना होगा? तो इसके लिए जो वर्क इंटरेक्शन होता है dw इज इक्वल टू p1 pv और p1 v1, कुछ भी ले सकते हो आप, p1 v1 ln v2 अपॉन v1। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, करके भी देख सकते हैं, है ना? करके देखने के लिए क्या करेंगे? pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, p की जगह पे क्या रखेंगे? k बाई v रख के आप उसको क्या करिए? डिफरेंशिएट करिए, है ना? pdv को तो 1 अपॉन आ जाएगा, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k इज इक्वल टू p1 v1। और क्या होता है? और इसके बराबर होता है p1 v1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? nRT1 nRT, है ना? अगर इसको p1 v1 तो nRT1 nRT2 जो आपको रखना है ना? तो यहाँ पे क्या होता है? nRT1 इज इक्वल टू nRT1 ln, बताइए, ln v2 अपॉन v1। ये भी इसका फॉर्मूला है, और यही हमारा dw किसके बराबर हो जाएगा? बताइए, यही हमारा हो जाएगा dq। ठीक है, अच्छा यहाँ पे cp प्रोसेस की बात आती है। बताइए c प्रोसेस कितना हो जाएगा? बताइए c प्रोसेस कितना हो जाएगा? c प्रोसेस कितना हो जाएगा भाई? चलिए करके देखते हैं। c प्रोसेस बताइए, इसका c प्रोसेस क्या हो जाएगा भाई? देखिए dq इज इक्वल टू dw, dq की जगह पे क्या लिख सकते हो? n c प्रोसेस dt इज इक्वल टू dw, क्योंकि वर्क डन तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है, वर्क डन कुछ ना कुछ हो रहा है। तो बताइए कितना हो जाएगा c प्रोसेस? c प्रोसेस कितना हो जाएगा? dw डिवाइडेड बाई n dt। dt कितना है? 0। तो c प्रोसेस कितना हो गया? इनफाइनाइट, है ना? तो जो भी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसकी जो मोलर हीट कैपेसिटी है, उस प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी, जैसे ही कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो मोलर हीट कैपेसिटी क्या थी? Cv। कांस्टेंट प्रेशर के लिए मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? Cv। और कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होती है? इनफाइनाइट। ठीक है,
चलिए ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसके ग्राफ बताते हैं आपको। चलिए बताइए, पीवी वेरी सिंपल, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। बताइए, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा होगा। टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वॉल्यूम क्या है? बढ़ रहा है। बन गया ग्राफ? ठीक है, तो बस नोट कर लीजिए। चलिए, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता देता हूँ कि जो देखिए, ये जो हमारा पीवी डायग्राम है, जो हमारा पीवी है, पीवी डायग्राम पे, पीवी डायग्राम का जो स्लोप होता है वो कितना होता है, उस स्लोप कैसे निकालेंगे? देखिए क्या होता है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, पीवी इज इक्वल टू के, पीवी इज इक्वल टू के। इसको जो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इस पे क्या है, आपको क्या निकालना है? डीपी बाई डीवी करिए। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी पी पी, बताइए, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू के का क्या हो जाएगा? 0, है ना? तो क्या हो जाएगा, आपको क्या निकालना है? तो हो जाएगा वी डी पी इधर रखिए, इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। तो डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी। यहाँ से आपको क्या निकल के आता है कि जो हमारा स्लोप है वो कितना है? माइनस पी बाई वी, इस वाले के लिए। ठीक है, अभी हम निकालेंगे एक बार स्लोप और निकालेंगे फॉर आइडियाबैटिक फंक्शन। वहां पे आप देखोगे वो होगा गामा टाइम्स पी बाई वी, विच इज लार्जर देन द व्हाट? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वो हमको हेल्प करेगा कि ये भी ऐसे दिखेगा, दूसरा वाला भी वैसे दिखेगा। तो कैसे पता लगाएंगे अलग अलग? हम उसके स्लोप से पता लगाएंगे। तो स्लोप किसके लिए ज्यादा होगा अभी देखेंगे, इसका याद रखिएगा, dp बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी। चलिए इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लीजिए। अगेन अनदर प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। सेम क्वेश्चन, बताइए एडियाबैटिक प्रोसेस फास्ट होना चाहिए कि स्लो? बता दिया ना आपने, क्या होना चाहिए? फास्ट। फास्ट होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कब फास्ट होगा कब स्लो होगा, इट यहाँ पे भी आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह दोनों तरह होता है। तो इसको भी लिखिएगा, इट कैन बी फास्ट और कैसा हो सकता है? और स्लो। बट इसका एक बात होता है, जो DQ होना चाहिए वो चेंज इन DQ इज इक्वल टू, सॉरी, DQ इज इक्वल टू 0। चेंज इन DQ इज इक्वल टू चेंज इन हीट इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आती है? तो यहाँ पे क्या होगा, जो वर्क इंटरेक्शन होगा वो आपके किसके बराबर होगा? वो आपके चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए, इट कैन बी फास्ट और इट कैन बी स्लो। कब फास्ट होगा कब स्लो होगा? ओपन सिस्टम के लिए, किसके लिए? ओपन सिस्टम के लिए ये फास्ट होना चाहिए। और आइसोथर्मल या सॉरी, जब अगर आपको किसमें कर रहे हैं, अगर किसी भी, अगर कोई क्लोज्ड चैम्बर, क्लोज नहीं, मैंने बताया था कौन कौन से सिस्टम थे? आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा हो? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में इट डज नॉट मैटर, ये स्लो और फास्ट कैसा भी करो, आपकी मर्जी। किसके लिए? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। ठीक है, बात समझ में आती है? चलिए, अच्छा, बाकी जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो क्या होता है? उसमें होता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? मैंने आपको बताया जैसा होता था DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। ठीक है, DQ इज इक्वल टू 0, DQ इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा DW हो जाएगा, जो DW हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस DU। बताइए, जो DW हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस DU। ठीक है, तो
इस वाले केस के लिए, एडियाबेटिक वाले केस के लिए, जब अगर आपको निकालना होगा क्या, जब आप इसको वर्क डन निकालना चाहेंगे तो आप करके भी देख सकते हैं। P को, P की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, K अपॉन V की पावर गामा, और आपको क्या करना होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2, बताइए V1 टू V2 K अपॉन V की पावर गामा dV। ये जो आप वर्क डन निकालेंगे, ये वर्क डन कितना निकल के आता है वो मैं आपको लिख देता हूँ। वर्क डन इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1, और इसको एक और लिख सकते हो क्या, NR dt या फिर NR T1 माइनस T2 इज इक्वल टू गामा माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया, वर्क इंटरेक्शन। यही हमारा क्या हो जाएगा, अगर आपको du की भी बात करेंगे तो du, वैसे तो आपको du पता है क्या होता है, NCV dt, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा चेंज इन माइनस टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो du होगा वो माइनस टाइम्स NR T1 माइनस T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और आपको वर्क इंटरेक्शन पता चल गया। दूसरा आपको क्या पता चल गया, मैंने आपको वर्क इंटरेक्शन बता दिया, और आपको क्या पता करना है, dq, हीट इंटरेक्शन आपका 0 है। अब तीसरी चीज जो मैं अब आपको बार बार बता रहा हूं, क्या, C प्रोसेस। बताइए C प्रोसेस क्या हो जाएगा, C प्रोसेस इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे बताइए, आपको पता है NC प्रोसेस प्लस इनटू dt इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, हीट होती है ना 0, तो C प्रोसेस इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए जो हमारा dq आपको मालूम है, वर्क इंटरेक्शन आपको मालूम है, और C प्रोसेस मालूम है, C प्रोसेस मालूम है, C प्रोसेस मालूम है। C प्रोसेस कितना आ गया है, 0। ठीक है, चलिए इसको आप कर भी सकते हैं, इसको जो चाहे आप इंटीग्रेशन करिए, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो हम स्लोप करने वाले हैं, स्लोप देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है कि कोई भी एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है, अगर कोई एडियाबेटिक प्रोसेस है, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस था ऐसे एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसको हम पीवी डायग्राम पे बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पीवी डायग्राम का स्लोप देखना है। देखिए PV की पावर गामा इज इक्वल टू K, मैंने बताया जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन ये आएगा, केवल हमने क्या किया है, PV इज इक्वल टू, हमने क्या किया है, PV इज इक्वल टू nRT का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यहां से हमने अलग अलग इक्वेशंस को ड्रॉ किया है। ठीक है, वो 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। अगर आपको रिलेशन चाहिए किसमें, वॉल्यूम और टेम्परेचर में, तो ये आएगा, प्रेशर और इसमें चाहिए तो ये आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे प्रेशर को रिप्लेस कर देना है। किस से रिप्लेस करोगे प्रेशर को, प्रेशर को रिप्लेस कैसे करोगे, nRT/V से। जैसे यहाँ पे V से रिप्लेस करोगे तो V के कितना, एक नीचे पावर आ जाएगी, ऊपर चली जाएगी तो T आ जाएगी, और बाकी सब कांस्टेंट है उधर भेज दोगे। ऐसे मैंने ये ड्रॉ किया, ऐसे मैंने ये ड्रॉ किया है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, अगर PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, हमें क्या निकालना है, हमें स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है बताइए, स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू dp/dv। ठीक है, चलिए निकालिए, कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करिए। फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, गामा v की पावर गामा माइनस 1 इनटू क्या हो जाएगा, इनटू dv प्लस v की पावर गामा dp। ठीक है, तो dp आपको रखना है तो कितना हो जाएगा, v की पावर गामा dp इज इक्वल टू p, बताइए p माइनस p गामा v की पावर गामा माइनस 1, v की पावर गामा माइनस 1 अपॉन इसको नीचे ले, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, इनटू dv। तो माइनस dv को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, dp माइनस dv इज इक्वल टू माइनस टाइम कितना हो जाएगा, p
P यहाँ पे क्या है बताइए, P गामा माइनस 1 नीचे आएगा, बताइए P अपॉन, ठीक है। देखिए यहां पे कितना हो जाएगा, P गामा गामा P अपॉन इंटू V की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन V की पावर गामा, इन ये आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो यहां पे क्या होगा, गामा माइनस 1, तो इसको जब नीचे लाओगे तो कितना हो जाएगा बताइए, इसकी पावर निगेटिव कर दो, तो निगेटिव कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस गामा P अपॉन V की पावर गामा माइनस गामा प्लस 1, कितना आ जाएगा, यहां से जो निकल के आएगा माइनस गामा अपॉन P बाई V। तो यहां पे मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा dp बाई dv जो हमारा स्लोप आया वो माइनस गामा इंटू गामा अपॉन v। तो जो हमारा यहाँ पे स्लोप आया, जो यहाँ पे हमारा स्लोप आया, इसका स्लोप कितना आया, माइनस गामा अपॉन p। इसका जो स्लोप है वो कितना है, माइनस गामा अपॉन p बाई v, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्राफ, ठीक है। सिमिलरली अगर हमको टेम्परेचर का बनाना हो तब हम इसका स्लोप, अगर आप कहो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसका जो स्लोप निकल के आता है, इसका जो स्लोप निकल के आता है dB बाई dt, अगर आप इसको निकालिएगा तो वो निकल के आएगा माइनस v अपॉन t गामा माइनस 1, ठीक है, ये निकल के आता है। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, सॉरी मैंने गड़बड़ लिख दिया, हाँ v तो है, तो dB बाई dt सही है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये क्या हो जाएगा, v इंटू t, ये जो हमारा ग्राफ बनेगा इसको हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इस पे। और अगर जो तीसरा जो हमारा ग्राफ होगा इसको भी हम यहाँ बना देते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर बना देते हैं, ठीक है। इसका स्लोप ये हो गया, इसका स्लोप ये हो गया, ये आपका फंक्शन हो गया। अगर आपको ये निकालना है, अगर आपको p वाला निकालना है तो इसको आप करिए, खुद से ट्राई करिए, है ना, कुछ तो करेंगे ना, ट्राई करिए, नोट कर लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा PT डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसे बनता है। इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि जब भी आपको कोई कन्वर्जन होगा तो आप कर पाएंगे। स्लोप आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए मैं स्लोप पे ही बात करने वाला हूँ कि स्लोप कब किसका कितना होगा। ये हमारा कितना होगा PT डायग्राम के लिए। बाकी एडियाबैटिक आपने देख लिया, ये किसी से मैच नहीं खा रहा है, ये हमारा बाकी किसी भी प्रोसेस से मैच नहीं खा रहा है, ये एडियाबैटिक का बिल्कुल अलग है, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले थे कि हमने आपको बताया था कि dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स p बाई गामा टाइम्स p बाई v था हमारा, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए किसके लिए था, ये एडियाबैटिक के लिए था। बताइए ये हमारा एडियाबैटिक के लिए था। dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस p बाई v किसके लिए था, आइसोथर्मल के लिए था। बताइए आइसोथर्मल के लिए था। तो बताइए अगर इनका ग्राफ बनाना हो, तो अगर हमको एक पे ही ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। अगर हम एक्सपेंशन का एक ग्राफ बनाएं, एक ये है और दूसरा ये है, तो आप बताइए कौन सा किसका ग्राफ होगा। ये हो गया मान लिया 2, ये हो गया हमारा 1। किसके लिए होगा कौन, किसके लिए होगा 2। तो देखिए स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप हमारा स्लोप ऑफ, बताइए स्लोप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2। देखिए स्लोप को देखना है, बहुत कलाकारी नहीं करना है, सिंपल सी बात है
कि जिसकी ढाल ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, जिसकी ढाल कम उसकी ढाल। ओके, सो अभी हमको देखना है कि इन दोनों का स्लोप किसका ज़्यादा है और किसका कम है। जिसकी ढाल ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, जिसकी ढाल कम उसका स्लोप कम। ये कम ढाल है, इसमें ज़्यादा ढाल है। देखो ऐसे सीढ़ी लगाना आसान चढ़ना है क्या ऐसे, बताइए, ऐसे चढ़ना आसान है या ऐसे? जो कठिन है चढ़ना, इसमें ढाल बहुत ज़्यादा है, एकदम ढाल है, तो क्या कहोगे? स्लोप ज़्यादा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतने सिंपल दिमाग लगाना है। सीढ़ी देखते हो कहते खड़ी सीढ़ी है, स्लोप बहुत ज़्यादा है, और अगर एकदम पट सीढ़ी है स्लोप बहुत कम है, आराम से भागते हुए चले जाते हो। ठीक है, तो वहीं से दिमाग लगा के कर दो। स्लोप 1 का ज़्यादा, स्लोप 1 का ज़्यादा, तो बताइए ये किसके लिए 1 किसके लिए हुआ? 1 इज फॉर एडियाबैटिक, 1 इज फॉर एडियाबैटिक, 2 इज फॉर आइसोथर्मल। ये भी एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। ठीक है, तो आप देख के ही बता सकते हैं ग्राफ से कि कौन किसके लिए है। ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो हमारा काहे के लिए था? एक्सपांशन के लिए था। अगर हम कंप्रेशन के लिए बनाएं, ठीक है, पीवी कंप्रेशन के लिए बनाते हैं। चलिए, एक हमने ये बनाया, एक हमने ये बनाया, बताइए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक ही चीज का दिमाग लगाना। क्या? स्लोप। स्लोप किसका ज्यादा? इसको मान लिया हमने 1, इसको मान लिया हमने 2। किसका स्लोप ज्यादा? 1 का स्लोप ज्यादा, 2 का स्लोप कम, तो 2 क्या हो गया? 2 हो गया हमारा। चलिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं, हो सकता है विजिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम आए। 1 इज फॉर एडियाबैटिक, 1 इज फॉर एडियाबैटिक, 2 इज फॉर आइसोथर्मल। देखिए बाकी ये वाले ग्राफ तो आप देख के जान जाओगे कि भैया अगर पीटी पे ऐसा कुछ जा रहा है, ऐसा कुछ जा रहा है, तो आप देख के बता दोगे ये हमारा एडियाबैटिक के लिए। लेकिन ये वाला पीवी डायग्राम पे देख के बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो अगर आपको स्लोप का आइडिया है, स्लोप किस में ज्यादा? स्लोप हमारा एडियाबैटिक में ज्यादा, तो एडियाबैटिक को पहचानने के लिए हम यहाँ से बना दिया करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। So okay, the next is polytropic process। क्या होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस? जैसे आपने पढ़ा एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसे ही आपके पास कौन सा प्रोसेस है? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए K की वैल्यू कितनी थी? 1, और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए K की वैल्यू कितनी है? मैंने बताया कि गामा और 1 से कम है। गामा आपको डिफाइंड है Cp अपॉन Cv, Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा। ठीक है, वो तो गामा आपको पता ही है, किसी भी गैस के लिए गामा कितना होता है। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या है कि आपका जो कोई कांस्टेंट जो है, ये एक्सपोनेंट, वो कितना है? इसके बीच में लाई कर रहा है। तो उसके लिए आपको Cp प्रोसेस लिखना है। कैसे लिखेंगे Cp प्रोसेस? चलिए लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा अगर आपको हीट इंटरेक्शन लिखना है, आपको एक ही फॉर्मूला मैंने बताया, dq इज इक्वल टू du प्लस प्लस dw। ठीक है, dq आपको पता है nc प्रोसेस इज इक्वल टू nc प्रोसेस dt इज इक्वल टू ncv dt प्लस, बताइए, dw वर्क डन। अगर कोई भी एक्सपोनेंट होता तो क्या था? P1 V1 माइनस P2 V2, या फिर दूसरा मैंने क्या बताया था? nRT1 माइनस T2, या फिर nRDT डिवाइडेड बाई व्हाट? गामा -1 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? K-1, सिंपल। ठीक है, तो वर्क डन आपको पता चल गया। तो वर्क डन इस प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा? वर्क डन, वर्क इंटरेक्शन कितना हो जाएगा? वर्क इंटरेक्शन हमारा हो जाएगा, वर्क इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? nRDT, या फिर इसको आप लिखना चाहें जनरल फॉर्म में nRT2 माइनस T1 अपॉन K-1। ये हमारा वर्क इंटरेक्शन हो गया। ठीक है, अगर Cp प्रोसेस आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, dt से dt, ndt से ndt कैंसिल। तो यहाँ से आपका Cp प्रोसेस क्या निकल के आता है? Cp प्रोसेस निकल के आता है Cv की जगह आप क्या लिख सकते हैं? Fr/2। F क्या हो जाएगा? Fr/2 प्लस R अपॉन K-1। तो ये जो आपका निकल के आता है, ये आता है आपका
Cp, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं R अपॉन गामा माइनस 1, है ना, ठीक है। तो यहां से जो Cp निकल के आता है, ओके, सो द फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एज वी ऑल नो द Pv की पावर k इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो एंड k इज लाइंग बिटवीन 1 to गामा, तो क्या हो जाएगा dq इज इक्वल टू du प्लस dw। तो आपके पास जो dw था वो कितना था, 1 माइनस गामा था, तो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस k, ठीक है। तो यहां से बताइए क्या हो जाएगा, यहां से आपको जो आप लिखेंगे, जो आपका Cv होता है, Cv को क्या होता है, Cv इज इक्वल टू, मैंने ऊपर लिखवाया था आपको, Cv इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1, R अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है, प्लस Cp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R अपॉन 1 माइनस k, ठीक है। तो यहां से जो आपका C प्रोसेस निकल के आता है, C प्रोसेस निकल के आता है, वो कितना हो जाएगा, R अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन गामा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन k माइनस 1, और आपको पता है ये वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव। इस प्रोसेस के लिए जो हमारे पास एडियाबेटिक, जो हमारे पास पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, उसका जो C प्रोसेस निकल के आता है वो कैसा होता है, निगेटिव। अगर किसी भी प्रोसेस का निगेटिव C प्रोसेस निकल के आता है, इसका मतलब क्या है कि अगर जब भी आप उसको हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और जब हीट निकालोगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो ये बिल्कुल ही अलग तरीके का प्रोसेस होता है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। चलिए एक देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी हम, अगर आपको पीवी डायग्राम पे किसी भी प्रोसेस के लिए अगर डायग्राम बनाना है फॉर एक्सपांशन और फॉर कंप्रेशन, तो देखिए आप खुद बना सकते हो। आपको मैंने सबका स्लोप बता दिया है, ठीक है। तो बताइए कांस्टेंट प्रेशर कैसे बनेगा, ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर, काहे के लिए, एक्सपांशन के लिए। उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे बनेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम ऐसे बनेगा, सॉरी हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे बनेगा, और प्रेशर डिक्रीज होते हुए। यहाँ पे क्या था, प्रेशर कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा प्रोसेस है, दूसरा आइसोथर्मल कैसे होगा, जिसका सबसे कम स्लोप, तो k इक्वल, यहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी हो गई थी, या फिर जो k जो एक्सपोनेंट था, अगर माने PV की पावर k इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे k की पावर कितनी होगी, k इज इक्वल टू 1, और k इज इक्वल टू 1 क्या होता है, आइसोथर्मल। बताइए k इज इक्वल टू 1 क्या होता है, आइसोथर्मल। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा फॉर पॉलीट्रॉपिक। तो पॉलीट्रॉपिक के लिए k क्या होगा, पॉलीट्रॉपिक के लिए k होगा 1 से ज्यादा और गामा से छोटा, गामा से छोटा। और उसके ऊपर कौन सा प्रोसेस बनेगा, उसके ऊपर जो प्रोसेस बनेगा वो होगा गामा, ठीक है। तो एक ही ग्राफ पे आप अगर कई सारे ग्राफ बने हो तो आप बता सकते हो कि ये हमारा एडियाबेटिक के लिए है, ये हमारा किसके लिए है, कांस्टेंट प्रेशर, ये किसके लिए है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये किसके लिए है, कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल, ठीक है। ये किसके लिए है, पॉलीट्रॉपिक, ये किसके लिए है, एडियाबेटिक, ठीक है। अगर सेम आपको कंप्रेशन के लिए बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। PV वॉल्यूम डिक्रीज्ड, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, अब इसमें हम 3 ग्राफ बना रहे हैं, आपको स्लोप बताना है। सबसे ज्यादा स्लोप किसका, सबसे ऊपर वाले का, ये क्या हो गया, गामा, ये क्या हो गया, पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक को क्या लिखेंगे, के को अभी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, यही वाला के है हमारा। और इसके लिए क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, हमारा हीट इंजन। अब हमें पढ़ना है हीट इंजन, क्या होता है हीट इंजन, ठीक है। चलिए देखिए, ओके, व्हाट इज हीट इंजन।
ये हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू द यूजफुल वर्क विद द हेल्प ऑफ एन इंजन, है ना? तो क्या होता है भैया? विद द हेल्प ऑफ इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू यूजफुल वर्क। ठीक है, तो देखिए क्या होता है हीट इंजन। हीट इंजन में क्या होता है? हीट इंजन में एक होता है हाई टेम्परेचर, एक होता है लो टेम्परेचर, और जो हाई टेम्परेचर पे होता है इसे हम बोलते हैं क्या? सोर्स, और जो लो टेम्परेचर पे होता है इसे हम बोलते हैं सिंक। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूं वो चीजें होना सबसे जरूरी है फॉर ए इंजन। इंजन के लिए कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं? सबसे पहली चीज जरूरी है कि एक सोर्स होना चाहिए, और सोर्स जो होना चाहिए वो हमेशा किस टेम्परेचर पे होना चाहिए? सोर्स क्या होना चाहिए? शुड बी एट हाई टेम्परेचर, है ना? सोर्स शुड बी एट हाई टेम्परेचर। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? एक सिंक होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? तीसरी चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए वर्किंग सब्सटेंस। क्या होना चाहिए? वर्किंग सब्सटेंस। तो सोर्स का काम क्या है? प्रोवाइड हीट। और ये कैसा होता है? इट इज अ रिजर्वायर ऑफ हाई टेम्परेचर। इसकी रिजर्वायर है जिसके पास बहुत ज्यादा हीट अवेलेबल है, जिसका टेम्परेचर क्या था? एट हाई टेम्परेचर TH। ठीक है, इसका क्या है? हमेशा हाई टेम्परेचर पे रहेगा। इसका सोर्स की अगर बात करते हो, सिंक की जब बात करते हो, तो कभी इसका ना टेम्परेचर कम होगा ना इसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। और सिंक की अगर बात करते हो, ये क्या करता है? एब्जॉर्ब्स। क्या करता है? एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा हीट, है ना? इसका भी कितनी भी हीट इसके अंदर डालो, लेकिन ये कभी भी मना ना करे कि और हीट नहीं लेंगे, हमेशा हीट लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका ये भी एक रिजर्वायर है। रिजर्वायर का मीनिंग क्या होता है? रिजर्वायर का मीनिंग ये होता है कि जिसमें कोई भी चीज की कमी ना पड़े। जैसे एक तरीके का सी इज द रिजर्वायर ऑफ वाटर। क्या आप पानी उसमें से ले आओगे 1-2 बाल्टी या फिर 1-2 ड्रम, क्या समुद्र में पानी कम हो जाएगा? नहीं, पानी उतना ही रहेगा। ऐसे ही ये सोर्स एक रिजर्वायर है, सिंक भी एक रिजर्वायर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? और तीसरी चीज होती है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस का काम क्या होता है? जो हीट एब्जॉर्ब करे और क्या करे? विच एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर एंड converts that heat energy into the work and transfer the extra heat to the sink। ठीक है, तो ये जो पूरा काम करेगा वो क्या करेगा? वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, तो ये हमारे 3 पार्ट सबसे जरूरी है। चौथा चीज हमारी क्या होनी चाहिए? जो हमारा क्या होना चाहिए? इंजन। चौथी चीज क्या है? जो अगर ये सब चीजें आपके पास मिल गई, एक क्या मिल गया? रिजर्वायर मिल गया, क्या? हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। एक क्या मिल गया? सिंक मिल गया, और एक आपको वर्किंग सब्सटेंस मिल गया जो हाई टेम्परेचर से हीट को अब्सॉर्ब करे और उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करे और एक्स्ट्रा हीट को क्या करे? सिंक में भेज दे। ठीक है, तो ये 3 चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे नोट करिए। उसके बाद क्या है? उसके बाद मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद होता है एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। क्या होती है बताइए? एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। एफिशिएंसी ऑफ द इंजन क्या होती है? एफिशिएंसी ऑफ द इंजन जो होती है उसको हम लोग लिखते हैं ईटा इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा? एफिशिएंसी अगर किसी चीज की लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट हमारा क्या है? आउटपुट हमारा W है, आउटपुट हमारा वर्क डन W है, और इनपुट हमारा क्या है? बताइए, इनपुट हमारा Q1 है। और जो ये आउटपुट हमारा W है ये किसके बराबर है? आउटपुट जो हमारा W है ये बराबर है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। तो ये हमारी क्या आ गई? एफिशिएंसी ऑफ ए इंजन। ठीक है, तो ये हमारी आ गई एफिशिएंसी ऑफ ए इंजन।
ठीक है, इसको नोट करिए, फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं। जिससे ये इंजन को पढ़ते हैं उसे बोलते हैं हम क्या, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नोट डाउन। ओके, सो नाउ कम टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है? देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन दो साइंटिस्ट ने दी थी, वो अलग अलग साइंटिस्ट थी, बट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसके बारे में बात करता है? सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है, इट टेल्स अबाउट द कंडीशन फॉर कन्वर्टिंग हीट इनटू यूजफुल वर्क, कि कौन कौन सी कंडीशन होगी तभी आपको वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बात आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कभी नहीं पता चली, क्योंकि वो क्या करता था, वो तो एकदम अर्थमेटिक की तरह गणित का जोड़ घटाना बताता था, बट ये क्या करेगा, ये आपको क्वालिटेटिव है। ये कौन सा लॉ है? दिस इज अ क्वालिटेटिव लॉ। ये क्वालिटेटिव लॉ है जो बात करता है कि आपके पास जो हीट है वो कितनी हीट यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करी जा सकती है, कौन सी हीट यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं की जा सकती है। कैसे जानोगे भाई? मैंने बताया जो आपसे Q1 हीट आई थी और Q2 हीट आपने सिंक में रिजेक्ट कर दी, क्या Q2 से आपने कोई भी वर्क किया? नहीं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उससे कहते कि Q हमने हीट दी और इंटरनल एनर्जी हमारी नहीं बदली, तो बताइए वर्क कितना हुआ? वो सीधे बता देता कि भैया इतना पूरा वर्क कर लिया हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके इसीलिए वहां पे दो स्टेटमेंट दिए गए, वो भी मैं बताता हूं। बट कोई भी इंजन को हीट से अगर वर्क में कन्वर्ट करना है तो क्या क्या चीज जरूरी मैंने अभी बताई थी। एक सिंक होना चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए और एक वर्किंग सब्सटेंस होना चाहिए। तो उसके बाद क्या है, तो मैंने वही बताया कि डिवाइस शुड हैव वर्किंग सब्सटेंस, नंबर एक बात वहां भी आपको बताया। इंजन मस्ट वर्क ऑन रिवर्सिबल साइकिल, इंजन किस पे काम करना चाहिए? रिवर्सिबल साइकिल पे काम करना चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि देयर शुड बी अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिंक एंड सोर्स। अगर पता चला कि एक ही टेम्परेचर पे सोर्स तैयार कर लिए और एक ही टेम्परेचर पर सिंक तैयार कर लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देयर शुड बी, और उसमें क्या हुआ, उसमें कोई दो बातें और ऐड करी गई, वो मैं अभी आपको बताता हूं, पहले से नोट कर लीजिए। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट था वो केल्विन प्लांक ने दिया, जैसी बात अभी मैंने बताई थी। क्या बताया कि जो अगर इंजन आपको चलाना है तो इंजन चलाने के लिए सोर्स और सिंक के टेम्परेचर में डिफरेंस होना जरूरी है। वही बात कही है केल्विन प्लांक ने। क्या कहा था? इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस विच इज ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल विच डेवलप वर्क बाय एक्सचेंजिंग हीट विद अ सिंगल रिजर्वायर। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक रिजर्वायर है ना, सिंगल रिजर्वायर है और आप काम चला रहे हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा पॉसिबल, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ किसी हाई टेम्परेचर से आपने हीट ली, इंजन लगा दिया और जितना हीट आई टोटल हीट काय में चेंज हो गई? वर्क में। ऐसा होता नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो इसे बोलते हैं परमेचुअल मोशन मशीन 1 और इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम आपको स्टेटमेंट बताते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो क्लॉजेज स्टेटमेंट था, जो दूसरे साइंटिस्ट क्लॉजेज थे, उन्होंने क्या बताया कि जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था कि फर्स्ट लॉ को कोई परवाह नहीं है कि आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जितनी चाहो उतनी एनर्जी भेज दो, उसको कोई परवाह नहीं है, भेज दो, वो कह देगा हाँ ठीक है, वर्क में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन क्लॉजियस ने क्या कहा? क्लॉजियस ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन देते हुए कहा, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस विच इज ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल एंड ट्रांसफर द हीट फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। देखिए, एक्सटर्नल एजेंसी जैसे आपके घर का फ्रिज है, फ्रिज क्या करता है? लोअर टेम्परेचर से हीट निकाल के बाहर फेंकता है हायर टेम्परेचर में। उसके लिए क्या लगाते हो? एक एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हो ना, कंप्रेसर, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट। जब तक आपको एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आपको ऐसा काम करना है, अगर आपको किसी भी ऐसा काम करना है कि लोअर टेम्परेचर से हीट निकाल के हायर टेम्परेचर में फेंकना है, तो आपको कहीं ना कहीं से आपको एक एनर्जी देनी पड़ेगी। बट अगर आप नहीं दे रहे हो, अगर कोई ऐसा इंजन बना के खड़ा कर दिए जिसमें आपका क्या हुआ कि लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जा रही है और W मिल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं PMM2, which is also not possible. Okay, so this was the second definition. So now इसे लिखिए आप, उसके बाद हम आते हैं Carnot इंजन पे। Okay, so the next is Carnot engine. What is this Carnot engine? Carnot engine क्या कहता है
इट इज एन आइडियल रिवर्सिबल, ये आइडियल है जो कि पॉसिबल नहीं है। आइडियल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू टेम्परेचर, वन इज द T1 जो आपको दिखाया था, T1 क्या है, हाई कैसा है, सोर्स है, और T2 क्या है, हमारा सिंक है। ठीक है, इसको अगर आप देखना चाहो तो फिर से मैं बना देता हूं आपके लिए। ये हो गया हमारा T1, ये हो गया हमारा इंजन, और ये हो गया हमारा सिंक। ये हमको दे रहा है वर्क आउटपुट, यहां से हमने ले लिया है Q1, यहां से हमने दे दिया है Q2। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 प्रोसेसेस हैं, AB, BC, BC2, CD एंड DA। तो देखिए सबसे पहला जो AB प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस होता है, AB इज द आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस। क्या है, आइसोथर्मल। देखिए आपको याद रखना है, ग्राफ किस स्लोप इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है, खुद जान लो। इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप देख के तुमने बता दिया कि कौन सा वाला आइसेंट्रोपिक है, ये कौन सा वाला, ये आइसेंट्रोपिक या एडियाबैटिक प्रोसेस है, और कौन सा वाला आइसोथर्मल प्रोसेस जिसका स्लोप कम वो आइसोथर्मल। तो बताइए A टू B क्या हो रहा है, आइसोथर्मल हीट एडिशन, आइसोथर्मल हीट एडिशन है ना। जहां पे आपके हीट ऐड हो रहा है जो Q1, कैसे ऐड हो रहा है, आइसोथर्मली, और आइसोथर्मली हीट एडिशन होना नामुमकिन है। बताइए, जिसको हीट जाना वो भी उसी टेम्परेचर पर, जिससे हीट आना वो भी एक उसी टेम्परेचर पर, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है भी तो इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम, और बहुत छोटा से छोटा जरूर होना चाहिए एक टेम्परेचर डिफरेंस। तो एक आइडियली ऐसे कंडीशन माना गया कि अगर ऐसा हो जाए तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाला इंजन बनेगा। दूसरा क्या हो गया, AB, BC। BC क्या है, आइस, पहले क्या हुआ, हीट एडिशन, यहां पे क्या हो गया, Q इन। यहां पे क्या हुआ, B to C क्या है, एडियाबैटिक एक्सपांशन। ठीक है, और C to D क्या है, बताइए, CD क्या है, फिर से क्या है, हीट रिजेक्शन, हीट जो Q आउट हुआ, क्या हुआ, Q आउट हुआ। Q इन बराबर कितना है, Q1 है, Q आउट बराबर कितना है, Q2 है। CD हमारा क्या है, CD आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। ठीक है, और हमारा D2A क्या है, बताइए, आइसेंट्रोपिक, इसे बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपांशन या आइसेंट्रोपिक। ठीक है, इसको हम आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या हुआ, जिसकी एंट्रोपी कैसी है, कांस्टेंट। D2A इज कॉल्ड एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। ठीक है, हमारे पास 4 प्रोसेस हो गए। तो यही हमारे 4 प्रोसेस हैं, और एफिशिएंसी मैंने आपको बताई थी। बताइए क्या एफिशिएंसी बताई थी, एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन इज इक्वल टू वर्क डन, क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय Q इन, यही होता है ना। तो लिखिए आप इसको कैसे लिखते हैं, इसको जो लिखते हैं वो लिखेंगे, बताइए, Q वर्क डन कितना था, बताया था अभी मैंने, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आता है, और एक जरूरी बात है कि जो Q2 अपॉन Q1 होता है, जो Q2 अपॉन Q1 होता है, ये बराबर होता है T2 अपॉन T1 के। ठीक है, तो जब आप क्या कर सकते हो, यहां क्या लिख सकते हो, जो एंथैल्पी है आपकी, सॉरी जो आपकी एफिशिएंसी है, क्या है, एफिशिएंसी जो है
एफिशिएंसी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस T2 अपॉन T1। याद रखिएगा यहां पे मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है कि Q2 इज इक्वल टू T2 या Q1 इज इक्वल टू T1, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। बट Q2 इज डायरेक्टली Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। जो रेशियो होता है ये निकल के जो आता है, ये इसका रेशियो हमेशा उसके टेम्परेचर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ओके, जो अभी हमने एक ग्राफ बनाया था पीवी पे, आपको याद होगा पीवी पे क्या बनाया था, एक ऐसे ग्राफ बनाया था अभी। ठीक है, क्या बनाया था, ABCD। इसको अगर आप TS डायग्राम पे बनाना चाहें, मैंने बताया TS डायग्राम, TS कभी कभी ये पूछ लेता है आपके में, वैसे एंट्रोपी ज्यादा है नहीं। तो जो ये प्रोसेसेस होते हैं ये एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक, मैंने लिख भी दिया था क्या होते हैं, एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक। और आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है, डेल्टा S इज इक्वल टू, ये जो दो प्रोसेस हैं इनके लिए जो डेल्टा S है वो क्या है, डेल्टा S बराबर 0 है, ये याद रखना है। ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो है इसको आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए, इसको देखिए यहाँ पे आइसेंट्रोपिक जो प्रोसेस है, अगर इसके लिए आपको TS डायग्राम पे बनाना है डायग्राम, तो कैसे बनाएंगे बताइए। A to B is the isothermal process and isothermal heat addition। आइसोथर्मल टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, हीट एडिशन हुआ है, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो क्या हो गया, A to B। ठीक है, उसके बाद क्या है, B to C, आइसेंट्रोपिक हीट, यहां पे क्या एक्सपांशन हुआ तो टेम्परेचर क्या हुआ होगा, डिक्रीज। उसके बाद क्या है, C से D आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्ट करोगे तो एंट्रोपी क्या होगी बताइए, एंट्रोपी कम हो जाएगी। और ABCD और D to A जब क्या करेंगे, आइसेंट्रोपिक, बताइए आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जब भी कंप्रेशन करोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये ऐसा हम चेंज कर सकते हैं। और आपको एक बात याद रखनी है, क्लॉकवाइज है तो कैसा हुआ, हीट एब्जॉर्बिंग या सॉरी वर्क एब्जॉर्बिंग या वर्क एमिटिंग, क्या देगा, वर्क आउटपुट पॉजिटिव। इसका कैसा है, साइकिल कैसी आई थी, क्लॉकवाइज, वर्क डन पॉजिटिव। इसका कैसे, अब बात आती है कि TS डायग्राम पे जो एरिया इनक्लोज होता है वो क्या देता है। तो एरिया इनक्लोज्ड इन TS डायग्राम्स गिव्स, एरिया इनक्लोज इन TS डायग्राम, कैसे निकालोगे एरिया, एरिया निकालना तो आसान है भाई, है ना, इसका पूरा एरिया रेक्टेंगल का निकालना है। डायग्राम गिव्स हीट इंटरेक्शन, क्या देता है, हीट इंटरेक्शन इन द साइकिल। और आपको एक बात और मालूम है क्या देगा ये, हीट इंटरेक्शन। जिन प्रोसेसेस के लिए क्या होता है, हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू वर्क इंटरेक्शन, कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि ऑन TS डायग्राम द साइकिल गिव्स द हीट इंटरेक्शन। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं ऊपर वाला आपको बताता हूं व्हाट इज कार्नोट थ्योरम। देखिए कार्नोट थ्योरम क्या कहता है, कार्नोट थ्योरम कहता है कि जो भैया मैंने इंजन बनाया था ना, कार्नोट इंजन, उससे ज्यादा दुनिया में अगर जो भी तुम इंजन तैयार कर रहे हो सब कैसे हैं, इरिवर्सिबल इंजन है। और अगर जो भी इरिवर्सिबल इंजन है, दुनिया का कोई भी इरिवर्सिबल इंजन कार्नोट रिवर्सिबल इंजन से ज्यादा एफिशिएंसी नहीं रख सकता, वही बोले थे। ठीक है, तो अगर कभी कोई पूछ दे तो बता देना नो देखिए थ्योरम अलग है, कार्नोट इंजन अलग है, थ्योरम अलग है, थ्योरम उन्होंने अलग से दी थी। तो नो इरिवर्सिबल इंजन आई कैन हैव एफिशिएंसी ग्रेटर देन द कार्नोट रिवर्सिबल इंजन आर वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर। ठीक है, एक सेम टेम्परेचर पे काम कर रहा हूं। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं क्या, रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप।
देखिए वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। दोनों का काम क्या है बताइए, Q2 Q1 WN, लेकिन जो भी आपको आउटपुट है दोनों का अलग अलग है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के लिए क्या लिखते हैं हम, रेफ्रिजरेटर के लिए क्या लिखते हैं, रेफ्रिजरेटर के लिए क्या होता है, अगर हम क्या लिखते हैं COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसके लिए हम लोग एफिशिएंसी टर्म यूज नहीं करते हैं। तो हमको लिखना हमेशा क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। बताइए बताइए आउटपुट हमारा क्या है, आउटपुट हमारा क्या है, जो हमने हीट निकाली किससे, T लोअर टेम्परेचर से, वो हो जाएगा Q2, और जो हमने क्या किया, इनपुट हमारा क्या है WIN। तो Q2 इसको कैसे लिख सकते हैं, Q2 अपॉन WIN कितना हो जाएगा, WIN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो चलिए इसको अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, Q2 से अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, Q2 से डिवाइड करोगे तो Q1 अपॉन Q2 माइनस 1। ठीक है, और आपको पता है Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, तो कितना 1 अपॉन T1 अपॉन T2 माइनस T माइनस 1, तो कितना हो जाएगा इसका COP, T2 को इधर मल्टीप्लाई करो, ऊपर ले जाओ T2, तो हो जाएगा T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो ये जो आपका निकल के आया COP ऑफ किसका, रेफ्रिजरेटर का, वो निकल के आता है T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है, अच्छा चलिए इसे नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं हीट पंप। इसके लिए भी हम क्या टर्म यूज करते हैं, COP ऑफ हीट पंप, ओनली हीट पंप। आपको क्या लिखना है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब देखिए हीट पंप पे काम क्या होता है, हीट पंप का काम क्या होता है कि आपका Q1 कितना है, आपका Q1 कितना है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल आपका केवल इतना बदल जाएगा, क्या है ना। हीट पंप का मेन काम क्या है कि भैया गर्मी देना है ना। बाहर देखो हीट पंप का काम क्या है, बाहर क्या है, हीट पंप जो अपने घर पे लगाते हो, बाहर क्या है, ठंडी है, बाहर हमारा TL है, और वहीं से हीट बना के देनी है किसमें, आपको जहां गर्म रखना है घर के अंदर, जहां ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसके लिए आउटपुट आपका क्या हो जाता है, आउटपुट आपका हो जाता है Q1 और WIN। बताइए Q1 अपॉन WIN क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। तो यहां पे आप लिख सकते हो क्या, Q1 से अगर डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन Q, इसके जगह रेशियो में T2 अपॉन T1। देखिए हमेशा रेशियो को सब्स्टिट्यूट करना है आपको, डायरेक्ट यहाँ T1 नहीं लिख सकते, यहाँ T2 नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा रेशियो में सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q यहां से करिए तो ऊपर हो जाएगा T1 अपॉन T1 माइनस T2। तो ये आपका आ गया COP ऑफ हीट पंप। ऐसा आपको लग रहा होगा कि आप सीधे सीधे हमने रिप्लेस कर दिया है, लेकिन ये सीधे सीधे रिप्लेस नहीं करते हैं, हम हमेशा रेशियो को पुट करते हैं, क्योंकि रेशियो उसका Q1 अपॉन Q2 का रेशियो हमेशा T1 अपॉन T2 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका COP ऑफ हीट पंप। और इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ऐसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट करिए। सो दिस इज अवर लास्ट टॉपिक। एक्चुअली ये आपके कोर्स में बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है, तो जस्ट मैंने आपको डेफिनेशन और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया है। ये आपके कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये बता देता हूँ व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी आप हर जगह पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। एंट्रोपी का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर। जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा उतनी ज्यादा
एंट्रोपी होगी। ये सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो ds हम मेजर करते हैं, ds इज इक्वल टू dq, मतलब चेंज या फिर हीट इनपुट एट व्हाट टेम्परेचर, है ना। तो dq बाई t, ds इज इक्वल टू dq बाई t, ओके। तो क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, बट एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज नॉट जीरो। ऐसे ही जो थर्ड लॉ लिखते हैं उसमें भी ये बात बोलते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो कभी भी पहली बात क्या है कि कभी भी जीरो नहीं हो सकती एब्सोल्यूट एंट्रोपी, बट चेंज इन एंट्रोपी कैन बी जीरो। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए होती है, कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव किसके लिए होती है बताइए, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। अरे आप जब भी हीट निकालते हैं, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नेगेटिव, dq अगर माइनस हो जाएगा तो ds नेगेटिव हो जाएगा, अगर हीट इनपुट है तो ds पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही क्या होता है कि कभी कभी हम इसको आइडियल गैसेस के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए डिफरेंट एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है। जैसे पहला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ds इज इक्वल डेल्टा s इज इक्वल टू NCV ln TF माइनस TI। TF is final temperature, TI is initial temperature, R ln V final volume minus initial volume। constant pressure पे, constant volume पे क्या होता है, CP, है ना, CP ln T final minus T initial minus R ln P1 minus P2, ठीक है। ऐसे ही आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, डेल्टा S इज इक्वल टू NCV ln PF अपॉन PI प्लस CP ln VF माइनस VI। So this is all from my side. Thank you so much for being with us throughout this entire course, and I hope you enjoyed this course. And if you like this video, then please leave your number on comment box, and we will call you and will inform you about our selection process और कैसे हमारे यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग अपनी यहाँ पे ऐप भी लॉन्च कर चुके हैं, इसके अलावा ऑनलाइन जो जिस तरीके से भी अगर पॉसिबल हो रहा है हम लोग उस तरीके से आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो को जैसे हमारे ऐप की मदद से हो सकता है हम लोग बहुत ही जल्दी वेब रिलेटेड भी वीडियोस लॉन्च करें या अपनी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ इस तरीके का लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ करें। बट अभी क्या है कि आप हमारे रजिस्टर करिए ऑनलाइन, वहाँ पे आपको बहुत सारी और भी सुविधाएं मिलने वाली हैं, जैसे फ़ोन पे टेलीफोनिक आप डिस्कशन कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, साथ ही साथ यू कैन आस्क क्वेश्चन एट एनी टाइम। Okay, so thank you so much. We are signing out from Supreme 60.